नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज साथियों, सभी स्टूडेंट की डिमांड थी कि जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्टिंग होगी किस प्रकार से होगी, जिले का अकाउंटेंट किस प्रकार से होगा, कितनी पोस्टें हैं, अपना कैडर स्ट्रेंथ कितना है, क्या विभागीय परीक्षा भी होती है, उन सब के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे साथी। तो उसी पे साथियों हमने ये वीडियो बनाया। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप थोड़ा सा समय अवश्य देना। इसमें जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सब इसमें समावेश कर लिया गया है इसमें, ठीक है साथियों। जैसे बहुत सी संख्याएं हैं, जिले का आवंटन वगैरह, मेरिट लिस्ट क्या होती है, सब कुछ मैंने इसमें समावेश किया है। तो अब हम चर्चा करते हैं कनिष्ठ लेखाकार भर्ती संबंधी संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले तो साथियों अपन जिन पे बात करेंगे वो पॉइंट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपन करेंगे वर्तमान कैडर। साथियों, अपना कैडर दो है, अधीनस्थ सेवा और राजस्थान लेखा सेवा। अब अधीनस्थ सेवा में कौन आ गया साथियों? डब्ल्यू जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड और JR। और राजस्थान लेखा सेवा में क्या हो गया? FA, सीनियर AO। ये सब क्या होते हैं? राजस्थान लेखा सेवा में होते हैं, ठीक है। अभी इसका विस्तार से अपन बताएंगे कितनी कितनी पोस्टें हैं अपने यहाँ पे। वर्तमान पोस्टिंग संख्या ये शायद आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जूनियर अकाउंटेंट की कितनी है और TRA की कितनी है। तीसरा साथियों अपन बात करेंगे DTA का परिचय। साथियों, RSMB की अभी दिशा निर्देश जारी होते, उसमें DTA शब्द लिखा हुआ था कि आप DTA की साइट पे जाइए। आगामी जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद में जो प्रोसेस होगा वो आपको DTA की साइट पर मिलेगा। तो वो क्या चीज़ है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट रहेगा पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी आपको, ठीक है। पोस्टिंग कहाँ पे दी जाएगी, उससे अगला पॉइंट है पोस्ट कहाँ पर खाली है। साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप काफ़ी सर्च कर रहे होंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पोस्ट खाली हो। तो इसमें साथियों अपन दो तरह से बात करेंगे, एक एक्स कैडर की, एक जनरल की। अब एक्स कैडर क्या कहलाएगा साथियों? जो भी आपका डेपुटेशन पोस्ट होगी उसको एक्स कैडर बोलेंगे, और जनरल जो सामान्य होता है, ठीक है। अगला साथियों, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है। अब आप लोग ये भी सर्च करेंगे कि है ना कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट। जैसे आप ये पांच जैसे मैं आपको बताऊंगा पॉइंट, उसके बाद में अब आपके मन में ही आएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट सही है या गलत है, किसी में काम बहुत कम है या ज़्यादा है, इसकी जानकारी मुझे कैसे मिलेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा साथियों, ठीक है। अगला है साथियों, DTA वेरिफिकेशन के बाद क्या करेगा, ठीक। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो DTA उसके बाद क्या क्या काम करेगा, ठीक। जिला आवंटन कैसा होगा, आपको जिले का आवंटन कैसे किया जाएगा, मेरिट क्रमांक क्या है, ठीक। अब मेरिट क्रमांक के बारे में अपन 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। आपकी पहचान, पत्राचार और प्रमोशन और प्राथमिकता, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगला साथियों, विभागीय परीक्षा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों। आप जूनियर अकाउंटेंट में पास हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको नौकरी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जूनियर अकाउंटेंट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें विभागीय परीक्षा होती है, जिसमें क्लियर कंडीशन होती है कि यदि आपने विभागीय परीक्षा में पास नहीं हुए तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इसी शर्त के आधार पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। वो कैसे होगी, क्या होगी, ये मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अगला साथियों ये है अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर DTA द्वारा दिया जाएगा तो उसमें कौन कौन सी शर्तें होगी, जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र का, विभागीय परीक्षा का, यात्रा भत्ते का, कार्य का कैसा कार्य होगा आपका, नियुक्ति के प्रकार का, स्थायी नियुक्ति कब होगी, आपकी समय पर कार्य न किया गया हो, उसके संबंध में समस्त शर्तें उसमें उल्लेख होगी। इस पर अपन अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला साथियों जिसकी मैं बात कर रहा था, विभागीय परीक्षा ये होती है। इसके लिए क्या दिया जाएगा, आपको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, अर्थात एक ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ट्रेनिंग में अपन ये बात करेंगे ये कहाँ दी जाएगी, कौन देगा, कौन भाग लेगा, क्या 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 एक साथ समस्त कार्मिक को दी जाएगी ये प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए क्या करना होगा आपको, क्या आप अन्य ज़िले में प्रशिक्षण के लिए जा सकते हैं और कितने समय का होगी ये ट्रेनिंग, क्या आपको इसमें उत्तीर्ण का अवसर मिलेगा, अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या होगा, क्या ये आवासीय होती है या गैर आवासीय होती है, क्या इस दौरान आपको सैलरी मिलेगी, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, प्रशिक्षण के पश्चात जब आपको रिलीव किया जाता है तब कहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। संबंधित डिपार्टमेंट भेजा जाएगा या DTA द्वारा अन्य कोई आदेश जारी किया जाएगा, ठीक है। और क्या इन सभी चीज़ों का, इस प्रशिक्षण का
जो ट्रेनिंग होगी क्या उसका सर्विस बुक में इंदराज होगा। ठीक है, इन सभी पर हमें चर्चा करेंगे। अगला है कार्यघंट के बाद, अर्थात आपने ज्वाइनिंग कर ली के बाद में भी क्या आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। इन सभी पॉइंटों के साथियों मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आप मिस मत करना, एक बार ज़रूर देखना, जिससे कि आपके जो पिक्चर है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जूनियर अकाउंटेंट के संबंध में। सबसे पहले अपना पॉइंट था वर्तमान कैडर। तो साथियों अपन चलते हैं अपने वर्तमान कैडर पे। तो साथियों इसको अपने दो भागों में बांटा है, एक अधीनस्थ सेवा में, एक राजस्थान लेखा सेवा में। जब भी आपसे पूछा जाए आप जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तब और हर जगह आपसे जो फॉर्म भरवाए जाते हैं तो आपको उसमें अधीनस्थ सेवा दिखाई दिया होगा, और अधीनस्थ सेवा ये बताना है आप किस में हो, अधीनस्थ सेवा के अंदर। अब अधीनस्थ सेवा में कौन कौन से आते हैं साथियों, जैसे डब्ल्यू फर्स्ट भी आएगा, डब्ल्यू सेकंड भी आएगा और जूनियर अकाउंटेंट भी आएगा। अब बात यह है कि कितनी पोस्टें हैं। अब ये साथियों ये वर्तमान की पोस्टें हैं। वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी प्रथम, जिसको कहते हैं डब्ल्यू फर्स्ट, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक, इसमें कितनी पोस्ट होती है, 2596 पोस्टें हैं। नोट कर लो आप कितनी है, 2596। अगली बात करते हैं अपन सहायक लेखाधिकारी द्वितीय। इसमें साथियों 3888 पोस्टें हैं। कितनी, 3888 पोस्टें। ये साथियों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। इसका क्या होगा अभी बताता हूँ मैं आपको। अगला है कनिष्ठ लेखाकार। इसकी कुल कितनी पोस्ट है, 5739 हो चुकी है अभी तक। अभी आपको पता है सीटी का अभी एक विज्ञप्ति भी जारी हुई है, उसमें भी जूनियर अकाउंटेंट को समावेश किया है। तो अभी कैडर चल रहा है, हो सकता है ये और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये अगर और बढ़ गई तो डेफिनेट ये है कि अभी नई वैकेंसी जो आएगी उसमें ये पोस्ट समावेश किया जाएगा जूनियर अकाउंटेंट का। ठीक है, इस प्रकार से साथियों टोटल 12,224 का परिवार है। ठीक है, अधीनस्थ लेखा सेवा का कितने का परिवार है आज की डेट में, 12,224। अब साथियों इसमें साथियों सबसे बड़ा आपको प्रमोशन का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। प्रमोशन किस बेस पे होता है, मेरिट बेस पे होता है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और वर्तमान में जितने भी डब्ल्यू सेकंड थे, ठीक है, उन सब का प्रमोशन हो चुका है, अर्थात जो जूनियर अकाउंटेंट थे उन सब का प्रमोशन हो गया है और वो डब्ल्यू सेकंड बन गए हैं। अब जैसे ये डबल सेकंड बन गए, अब बहुत ही जल्दी इनका प्रमोशन होगा और ये डब्ल्यू फर्स्ट बनेंगे। तो यहाँ पे साथियों जिनकी मेरिट कम से कम 1000 से 15 के बीच में होगी, उनका मेरे ख्याल से साथियों 2 या 3 साल में ही प्रमोशन हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, 2 या 3 साल में ही प्रमोशन हो जाएगा। आप सोच रहे हैं प्रोबेशन होते ही, हाँ प्रोबेशन होते ही आपका प्रमोशन हो सकता है, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है। पिछली भर्ती में ऐसा ही हुआ था साथियों, अभी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। तो अगली चीज़ अपन बात करते हैं राजस्थान लेखा सेवा की। इसे कहते हैं SAS कैडर, अर्थात सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर। साथियों ये क्या होते हैं, साथियों इसमें क्या होता है, ये क्या कहलाएंगे, राजस्थान लेखा सेवा की। अब ये अपने से उच्च अधिकारी होते हैं, कौन कौन से, FA सीनियर एओ और AO। अब इसको साथियों इनको अपन बोलते हैं FA सीनियर एओ और AO, लेकिन वास्तविक रूप से इनको पोस्ट नेम दिया गया है। क्या पोस्ट नाम दिया गया है, तो देखो ये है हाई सुपर टाइम स्केल, सुपर टाइम स्केल, सिलेक्शन स्केल, सीनियर स्केल और जूनियर स्केल। अब इसमें ये कौन होते हैं, क्या है, अभी मैं बताता हूँ साथियों। इसमें अपन बात करेंगे इनकी कितनी तो कैडर है और एक्स कैडर कितना है। एक्स कैडर का मतलब समय मैंने आपको बताया, मतलब कि क्या होता है, जो डेपुटेशन पोस्ट होती है ना वो एक्स कैडर कहलाती है साथियों। ठीक है, अब देखो साथियों, अब पहली चीज़ पे अपन करते हैं हाई सुपर टाइम स्केल। ये FA होते हैं जो हाई सुपर के होते हैं, उनमें कैडर कितना होता है, 27 तो कैडर है और 14 एक्स कैडर है। टोटल 41 पोस्ट हैं, कितनी, 41 पोस्ट है। ठीक है, सुपर टाइम स्केल में साथियों 80 कैडर है, 55 एक्स कैडर है, टोटल 135 है, ये भी FA ही होते हैं। तीसरा सिलेक्शन स्केल, इसमें 102 है और एक्स कैडर 53 है, टोटल 155 हैं, यह भी एक FA ही होते हैं। अब आता है अगला सीनियर स्केल्स, इसको साथियों सीनियर AO भी कह सकते हैं आप समझने के लिए। ठीक है, CO भी होता है इसमें, सीनियर AO भी कह सकते हैं। इसमें साथियों 202 तो पोस्टें होती है, कितनी, 202 पोस्टें हैं, 74 एक्स कैडर है, टोटल 276 पोस्टें हैं, कितनी, 276
छिंत्र पोस्टें। अब आ गया जूनियर स्केल, जिसको क्या कहते हैं, एओ। एओ साथियों जब आप जाओगे भर्ती करने जाओगे तो हर डिपार्टमेंट में, अधिकांश डिपार्टमेंट में आपका बॉस एओ ही होगा। एफए और एओ आपको मिलेंगे, सीनियर एओ बहुत कम ही जगह मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 635 है ये, 209 एक्स कैडर है। टोटल इनकी संख्या साथियों 844 है। कितनी है? 844। इस प्रकार से ये अपना पूरा राजस्थान लेखा सेवा का जो वर्तमान कैडर स्ट्रेंथ है वो मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार इसमें टोटल संख्या कितनी होगी साथियों? 1451। कितनी होगी? 1451। तो आपको पता चल चुका है कि 12,224 तो अधीनस्थ लेखा सेवा की पोस्ट है टोटल, और 1451 लेखा सेवा की है। तो ठीक है, ये एक अपना छोटा सा परिवार है। जब आप इसमें आएंगे तो इसको एक आपको परिवार के नाम से बोलना पड़ेगा कि अपने लेखा सेवा का परिवार की क्या स्ट्रेंथ है। अब अपन अगली चर्चा करते हैं, आपकी जो पोस्टिंग की बात करते हैं अपन। आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है साथियों, कनिष्ठ लेखाकार की जो पोस्टिंग होगी, इसको साथियों गैर अनुसूचित क्षेत्र अर्थात नॉन टीएसपी और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी, ये दो भागों में विभाजित किया गया, नॉन टीएसपी और टीएसपी। अब बात करते हैं अपन नॉन टीएसपी में कितनी पोस्टें साथियों? 4,911 पोस्टें। कितनी है? 4,911 पोस्टें हैं। और अनुसूचित क्षेत्र अर्थात टीएसपी में साथियों 279, ठीक, 279 पोस्टें हैं। टोटल 5,190 पोस्टें हैं। कितनी? 5,190 पोस्टें हैं। उसी में फिर आपकी आती है तहसील राजस्व लेखाकार। इसमें भी साथियों नॉन टीएसपी में साथियों 170 है और टीएसपी में 28, मतलब टोटल 198 है। कहने का मतलब ये आपकी 5200-5300 पोस्ट है, लेकिन टोटल कितनी खाली पड़ी है अभी? टोटल कितनी है? 5,739। कहने का मतलब अभी भी जो वैकेंसी आ सकती है वो 500 से ऊपर आने की संभावना है, ठीक है। और अभी कैडर चल रहा है तो और भी बढ़ सकती है कि नए ज़िले हो चुके हैं, तो इसलिए धीरे धीरे कैडर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो नई वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने की संभावना है। अब आगे चीज़ है, अस्थायी रूप से साथियों कितने को पास किया गया? आपको 10,519। कितने को पास किया गया? 10,519। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है 16/8 से 22/8 तक चल रहा है, ठीक, ये तो आपको पता है। अब आगे की बात करते हैं अपन। अब हमारा पॉइंट है डीटीए क्या है साथियों। आपने देखा होगा आरएसएमबी की जो दिशा निर्देश आए हैं उसमें साफ लिखा हुआ कि आप अन्य जो विवरण वेरिफिकेशन जब आप अपलोड कर दोगे डॉक्यूमेंट, तो फिर उसके बाद आप डीटीए की साइट चेक करते रहे, ये कहा। तो ये क्या है साथियों? इसके लिए साथियों इसको इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स। क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स। हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, ठीक है साथियों, निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग। अब ये भी है साथियों, इसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जल्दी ही आपको जो मूल जो स्टूडेंट होंगे उनको, कनिष्ठ लेखाकार जो चयनित होंगे उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा आपके मूल डॉक्यूमेंट लेकर के, ठीक है। तो आपको इसका एड्रेस पता होना चाहिए साथियों। वित्त भवन है, अपने विधानसभा देखी होगी आपने, तो आप अगर मान लो जयपुर से बाहर के हैं, ये जयपुर में है, वित्त भवन है, विधानसभा पूछ सकते हो या स्टेजू सर्किल पूछ सकते हो, उसके पास में ही है। वित्त भवन में ए ब्लॉक में आपको जाना है और इसके पास का ज्योति नगर, जनपद जयपुर, इस प्रकार से इसका पूरा एड्रेस दिया गया है। कभी किसी प्रकार का आपको पत्राचार करना हो तो ये एड्रेस आपके काम में आएगा, ठीक है साथी। अब बात करते हैं अपन पत्राचार की। कहने का मतलब आपको कोई लेटर लिखना है, कुछ करना है, तो आपको कोई भी लेटर कुछ भी लिखना है तो आपको किसके नाम से लिखना है? लिखना है निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव। क्या लिखना? निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, इसी के नाम से आपको लेटर लिखना है और उसके बाद में आप एड्रेस ये डाल सकते हैं, ठीक है। अब साथ ही जो भी आप लेटर लिखेंगे उसमें आपका मेरिट क्रमांक और वर्ष का अंकन अवश्य करना है, ध्यान रखना है इसको। क्या? अगर आपने अपने नाम से किया तो आपके नाम से कई मतलब कि कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट हो सकते हैं, इसलिए वो उस पर आपकी एप्लीकेशन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो ये गलती मत करना साथियों, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, तो मैं हर चीज़ आपको क्लियर करा रहा हूँ साथियों। आपको मेरिट क्रमांक और वर्ष का अंकन करना होगा। ये क्या है, कैसे है, ये चीज़ मैं आगे बताऊँगा साथियों, ठीक। ये क्या कहलाएगा? अपना विभागाध्यक्ष कहलाएगा। जब आपसे पूछ लिया जाए कि आपका विभागाध्यक्ष कौन है तो आपको बताना डीटीए है। चले, ठीक है, डीटीए का इतना ही। अब आगे चलते हैं अपन साथियों। अब बात आती है अगला पॉइंट अपना, पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी।
साथियों राजस्थान के अंदर कहीं भी दी जा सकती है। पहली चीज़ तो ये, राजस्थान में कहीं भी दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो जिस ज़िले का उस ज़िले में मिले, लेकिन वो कैसे मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा। इसमें साथियों प्राथमिकता दी जाती है सबसे पहले मेरिट क्रमांक से। ठीक, क्या मेरिट क्रमांक और मूल निवास, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मूल निवास। ठीक है, आप जिस ज़िले के हैं प्रथम तो उस ज़िले में ही आपकी पोस्टिंग का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ सर्कुलर भी जारी हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेंगे, आपको क्या, सब चीज़ें मैं बताऊंगा साथियों। ठीक है, अभी तो इतना ही आप देखें, अभी आगे चलते हैं। अगला है पोस्ट कहाँ पर खाली है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों आपके लिए। ये आपको लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि साथियों आपको ये पता नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है, उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है, क्या वो डिपार्टमेंट आपके घर के आसपास है, नज़दीक है। ठीक है, जिससे कि आपको आने जाने में असुविधा नहीं हो, और उस डिपार्टमेंट के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए साथियों मैं बताता हूँ आपको। समस्त राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट में अभी तो पोस्ट खाली है। अब आप कैसे देखोगे साथियों? आपको क्या, कुछ नहीं करना, आपको DTA की साइट पे जाना है, जिसमें आपको नेट पे लिखना है dta.rajasthan.government.in। क्या लिखना? dta.rajasthan.government.in लिखना है। फिर लिखने के बाद में साथियों वहाँ पे आएगा लेटेस्ट ऑर्डर। क्या आएगा? लेटेस्ट ऑर्डर। लेटेस्ट ऑर्डर में साथियों आप सर्च में जाना, सर्च में लिखना रिकंसलेशन। क्या लिखोगे? रिकंसलेशन लिखना उसमें साथियों, ध्यान रखना साथियों। रिकंसलेशन में लिखोगे तब वहाँ पे साथियों आप दो तरह से सर्च कर सकते हो। आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा 3990, या तो आप ऑर्डर डाल के भी सर्च कर सकते हो, जो कि 24/6/2024 को जारी हुआ है। ये एक्स कैडर की पोस्ट है। इसमें किसकी पोस्ट है साथियों? एक्स कैडर की पोस्ट है। अगला है साथियों जनरल डिपार्टमेंट। जनरल डिपार्टमेंट के लिए ऑर्डर जारी हुआ है 3501। क्या है? 3501, जो कि 3/5/2024 को जारी हुआ है। तो आप साथियों ये दोनों ऑर्डर आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें करीब 100 पेज की, 150 पेज की PDF है। उसमें समस्त डिपार्टमेंट पूरे राजस्थान में कहाँ पोस्ट है हर चीज़ आपको मिल जाएगी। यदि आप एक्स कैडर पसंद करते हैं, डेपुटेशन पसंद करते हैं, साथियों ध्यान रखना डेपुटेशन पोस्ट ऐसी होती है जिसमें आपको कुछ अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है, परंतु काम बहुत अधिक होगा। काम बहुत अधिक होगा। जैसे कि आपको, जिन साथियों को शुरू में भी काम नहीं आता है, तो थोड़ा अगर इनसे बचें तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट को ही जाना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगली चीज़ बात करते हैं अपन। ये आपको पता चल गया, अब आप फ़ौरन इसे डाउनलोड करके पता कर सकते हैं कहाँ पोस्टें खाली है कहाँ नहीं है। अगली चीज़ है डिपार्टमेंट कैसा, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है कि आपने लिस्ट देख ली, आपको पता चल गया कि मेरे घर के आसपास में ये डिपार्टमेंट है, लेकिन ये डिपार्टमेंट कैसा है आप किसी को जानते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको साथियों? DTA की साइट पे जाना है, वहाँ SAS सिविल लिस्ट, वहाँ सबसे लास्ट में देखना, सबसे लास्ट में DTA साइट खोलना और सबसे लास्ट में लिखा होगा SAS सिविल लिस्ट। उसको साथियों आप ओपन करना। ओपन करने के बाद में साथियों आप दबाना कंट्रोल F। कंट्रोल F इसलिए सर्च के लिए कर रहे हैं आप। जिस डिपार्टमेंट के संबंध में जानकारी चाहिए वह आ जाएगी। कहने का मतलब आपको जैसे PhD सर्च करना है तो कंट्रोल F करके PhD सर्च करें। ठीक है, उसमें जितने भी PhD डिपार्टमेंट होंगे वो सब आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या आएगा साथियों? वहाँ पे नियुक्त कार्मिक का नाम केवल W2 और W1 इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यही मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको फ़ोन नंबर भी मिलेगा उसका और ऑफिस का नाम भी मिलेगा। ये तीनों चीज़ मिल जाएगी, जिससे कि आप वहाँ के बारे में उनको W2 हैं वो उनसे आप बात कर सकते हैं, और जो W1 है उनसे बात करके आप संतुष्ट हो सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि ये ऑफिस वास्तव में आपके लायक है या नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको आगे तैयारी करनी होती है, तो उन्हें ऐसा डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है कि मुझे काम बहुत कम मिले, ठीक है, मुझे पढ़ाई का मौका मिले। तो ऐसे डिपार्टमेंट भी सर्च करने पड़ते हैं किसी स्टूडेंट को। किसी स्टूडेंट की ये मंशा रहती है कि मेरे को अधिक काम मिले, मैं जल्दी सीखूँ, मैं अच्छा अकाउंटेंट मिलूँ, बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी आप उनसे, जैसे कि आपके माइंड में लिस्ट देखने के बाद में 5-7 डिपार्टमेंट सर्च कर लिए, वो आप बात कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। अभी आगे पॉइंट पे चलते हैं। DTA। अब DTA क्या करेगा साथियों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कर रहा है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद में साथियों सबसे एक तो आप तो एक मेट नंबर देगा ये आपको। मेट नंबर केवल कौन देता है? डीटीए देता है। कौन देता है? डीटीए देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? मेट नंबर की एक लिस्ट जारी करेगा जितने भी चयनित हुए। पहला नंबर देगा सीरियल नंबर, दूसरा नंबर देगा मेरिट नंबर। ये मेरिट नंबर आपकी जब तक सर्विस में हो तब तक सबसे इम्पोर्टेंट होगा, और उसके बाद में देगा एक लिंक नंबर। ये दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला साथियों, निर्धारित दिवस को डीटीए कार्यालय बुलाएगा आपको। ठीक, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी पूरी डेट खत्म हो जाएगी 22 तारीख को, उसके बाद में डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। फिर जो डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां पाई जाएगी उसको उनको सूचित किया जाएगा। सूचित करने के बाद में जो क्लियर हो जाएंगे उसका फाइनल रिजल्ट आरएसएम भी जारी करेगा। जब आरएसएम भी रिजल्ट जारी कर देगा उसके बाद डीटीए फाइनल जब अभ्यर्थना प्राप्त हो जाती है तो क्या करेगा? ये साथियों एक लिस्ट जारी करेगा। आपको टाइम दिया जाएगा कि इतनी तारीख से इतनी तारीख को आपके मूल दस्तावेज जो आपने अभी अपलोड किए हैं वो लेके आने हैं। ठीक है, तो वो लेके आने पड़ सकते हैं आपको। और उसमें साथियों ध्यान रखना, एक तो मूल दस्तावेज की कॉपी जिस सीरियल नंबर से आपने ऑनलाइन में अपलोड किया है वेरिफिकेशन में, उस सीरियल नंबर से जमा करके एक फ़ाइल बना के रख लें पहले से ही। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि आपने जैसे कि पहला लगाया, फिर 4 लगाया, 6 लगाया, एक कागज़ इधर एक कागज़ उधर, उसमें आपका समय ख़राब होगा बिल्कुल। तो आप समय ख़राब नहीं करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लगाना चाहते हो, तो जिस सीरियल नंबर से आपने उसमें अपलोड किया उसका प्रिंट लें, वेरिफिकेशन वाले का प्रिंट लेने के बाद उसको उस सीरियल में जमा लें। और साथियों आपको क्या करना है? 2 सेट का मतलब समझ लो, 2 फोटोकॉपी स्वयं सत्यापित करते हुए सेल्फ अटेस्टेड लिखिए वहाँ पे और साइन कीजिए। और दिनांक मत लिखना, भी उसमें दिनांक मत लिखना। दिनांक आपको जिस तारीख को बुलाए उस तारीख को लिखना। अभी आपको केवल तैयारी करनी है, ये रख ले। ज़रूरी नहीं है ये आपसे मांगे, लेकिन मांग ले तो आपको मतलब उस वक्त इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये है वो है। ठीक है, आसपास आपको मान लो कोई फ़ोटोकॉपी शॉप मिले या नहीं मिले, मैं सब चीज़ें मैं आपको इसलिए मैं पहले ही माइंड क्लियर कर रहा हूँ, आपको बना कर रख ले। सपोज करो उस वक्त मूल दस्तावेज में भी कोई कमी आ गई, अब क्या होगा? तो साथियों या तो आपको उसी वक्त दुरुस्त करने के लिए कहा जाएगा, या अन्यथा एक लिस्ट जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मूल दस्तावेज जब चेक किए जाएंगे, हो सकता है उसमें भी बहुत से किसी के नाम में हो जाती है, किसी के क्या प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो दिखाने आते हैं तो हो सकता है वो ये कहते हैं कि मेरे पास तो खो गया, रास्ते में चोरी हो गया। तो ऐसे कई बहाने होते हैं स्टूडेंट के। ठीक है, तो इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को एक लिस्ट जारी की जाएगी, फिर उनकी लिस्ट जारी करके उनसे पूछा जाएगा, समय दिया जाएगा। अगर वो निर्धारित दिवस को डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते हैं तो उनकी पोस्टिंग प्रोसेस रोक दिया जाएगा कुछ समय के लिए। उनको डिबार नहीं किया जाएगा, केवल कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। जैसे वो पेश करते हैं तो फिर आगे की जैसे जैसे लिस्ट निकलती है वैसे वैसे उनकी पोस्टिंग कार्यक्रम चलता रहता है। साथियों पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। साथियों ये क्या कराता है? पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। इसलिए ये पुलिस वेरिफिकेशन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा टफ होता है। क्यों होता है साथियों? ये उनके लिए टफ होगा जैसे कि आप डॉक्यूमेंट आपने वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डीबी में फॉर्म लगा रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने जैसे कि बीए या एमए भर दी, लेकिन अब उन्होंने बीएड भी कर ली। ठीक है, या कोई अलग से कोई डिग्री भी ले ली। अब वो क्या करते हैं, मान लो कि बाहर से किसी ने जम्मू से कर ली, किसी ने रोहतक से कर ली, कहीं किसी ने किसी से कर ली, किसी जगह से, और वो उसमें शो कर देते हैं। शो करने के बाद क्या, डॉक्यूमेंट जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो उस दौरान उसमें वो विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा समय लगता है। और जब आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं प्रोबेशन, तो आपको रोक लिया जाता है, आपका स्थायीकरण नहीं किया जाता है, आपकी एक छोटी सी गलती के कारण। क्योंकि आपसे जब महंगाई, आपने फॉर्म में बीए भरा है या एमए भरा, तो आपको केवल इतना ही बताना है साथियों, इससे आगे नहीं, कुछ भी नहीं बताना। मैंने पहले वीडियो में बताया आपको, कुछ ही नहीं बताना आपको, बीए। हाँ, आप अपने सर्विस में जुड़वाना चाहते हैं तो जब जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ एक एप्लीकेशन दो, और आपको ये बताना है कि ये मेरी जो थी, जब मेरी पोस्टिंग थी उससे पहले मैंने प्राप्त कर ली, और तो वो आपके सर्विस ग्रुप में ऐड हो जाती है वहाँ पे। लेकिन इस वक्त आप नहीं बताएं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है साथियों आपकी जिला आवंटन कैसे होगा। तो साथियों जिले का आवंटन सबसे पहले तो आपको जो मूल निवास बनाया ना उसके आधार पे होगा। साथियों बहुत से साथी ये कहते हैं कि हमारा मूल निवास हमारे मान लो किसी गांव से है, ठीक है,
और उस ज़िले से है, लेकिन वो रह रहा दूसरे ज़िले में है, ठीक है, कि मैं तो 20 साल से यहीं रह रहा हूँ, 15 साल से यहीं रह रहा हूँ, तो आपकी पोस्टिंग जहाँ का मूल निवास बना है उसी के आधार पर होगी। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। सबसे पहले तो प्राथमिकता, इसका एक सर्कुलर जारी किया गया है, तो उसके अनुसार आपको प्राथमिकता आपके ज़िले की दी जाएगी यदि पोस्ट उस ज़िले में खाली है तो, ठीक है। अगली चीज़, आप पॉलिसी देखना चाहते हैं तो साथियों आपको DTA की साइट पे जाना है, वहाँ पर सिटीजन सर्विस लिखा हुआ है, वहाँ पर पॉलिसी शब्द सर्च करें, पॉलिसी शब्द आएगा, वहाँ आपको पॉलिसी मिल जाएगी कि आपके आगे कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार से इन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। साथियों अगला पॉइंट ये अपना है, ये सीकर, दौसा, सवाई माधोपुर, बारा, ये और भी इत्यादि ज़िले हैं। ये ऐसे ज़िले होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है और पोस्टें होती है कम, तो इन विद्यार्थियों को दूसरे ज़िले में लगाया जाता है। तो इसमें ये विवाद उत्पन्न नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पोस्टें होती है कम और स्टूडेंट होते हैं ज़्यादा। परंतु यदि वहाँ कोई महिला है तो महिला को तो संबंधित ज़िले में ही लगाया जाता है। कोई विशेष परिस्थिति ऐसी होगी जिसमें ऐसा नहीं होगा, परंतु महिला के लिए 100% उसी ज़िले में लगाया जाएगा। अगली चीज़ है साथियों, वरीयता क्रमांक, मेरिट लिस्ट क्या होती है साथियों? अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, मेरिट लिस्ट बहुत बात सुना होगा लोगों से, और आप वैसे तो आप जानते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपकी पहचान होती है। क्या होती है? आपकी पहचान, ठीक है। कहने का मतलब आप अपने नाम से नहीं जाने जाओगे, वहाँ पे मेरिट लिस्ट की जो पहचान होती है, दो चीज़ होती है, एक मेरिट लिस्ट का क्रमांक और एक लिंक नंबर, ये दो ही चीज़ होती है जो आपकी पहचान होती है। इसमें क्या होता है साथियों, मेरिट लिस्ट और संबंधी वर्ष होगा। जैसे कि 125 नंबर पे आपका क्रमांक आया मेरिट लिस्ट में, और उसके आगे ये 2024 की भर्ती है तो आगे 2024 लिखा हुआ होगा। तो जब भी आप कोई पत्राचार कर रहे हैं, कुछ भी लेटर लिख रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किसी ट्रेनिंग के लिए लिख रहे हैं, जाने के लिए, रिलीव होने के लिए, वापस कार्य ग्रहण करने के लिए, तो आपको कनिष्ठ लेखाकार के नीचे आपका मेरिट क्रमांक लिखना पड़ेगा और आपको ईयर का दर्शाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको दर्शानी है, ठीक है साथियों। चलें आगे। अगली चीज़ है पत्राचार। पत्राचार साथियों मेरिट क्रमांक के आधार पर करना होगा। मैंने आपको बताया, कोई भी लेटर लिख रहे हो तो उसके नीचे मेरिट क्रमांक और वर्ष आपको दर्शाना है। और जब DTA को आप कर रहे हो कोई पत्राचार, तो आपको निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव लिखना होगा। क्या? निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव लिखना होगा। अगला चीज़ है साथियों, ये मेरिट किस काम में आएगी? प्रमोशन में बहुत काम आएगी साथियों। जो आपका मेरिट क्रमांक के आधार पर ये क्या होगा? आपका प्रमोशन होगा। और प्राथमिकता साथियों, जब भी जिले आवंटन, जिनकी मेरिट अच्छी होगी उनको जिला आवंटन उनके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ये मेरिट लिस्ट साथियों ये काम में आती है। इस प्रकार से अब हम करेंगे विभागीय परीक्षा के संबंध में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि हम पास हो गए, अब हमें, जैसे कहावत है ना कि अब कोई माई का लाल हमें नौकरी से बाहर नहीं निकाल सकता, परंतु ये वैकेंसी एक अपवाद है साथियों। इसमें कंडीशन आएगी, आप देखना जब जॉइनिंग लेटर आएगा उसमें स्पष्ट कंडीशन आएगी कि आपकी जॉइनिंग इस कंडीशन के आधार पर की जा रही है कि यदि आप विभागीय परीक्षा में पास नहीं हुए तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, ठीक है। परंतु आपको कुछ अवसर देंगे वो, फिर भी अगर आप नहीं हो पाए तो आपको निकालेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी तक ऐसा मौका हुआ नहीं है। लेकिन यदि, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट थोड़ी सजग है, ठीक है, तो लापरवाही मत करना साथियों। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में मन लगाकर ट्रेनिंग करना साथियों, सबसे पहली चीज़, ठीक है। क्योंकि नियम वहाँ नियम पढ़ाए जाएंगे आपको। ट्रेनिंग के बाद में जैसे ही आप सीट पे आते हैं तो आप एक अकाउंटेंट कहलाएंगे, आपको लेखों के संबंध में ज्ञान का अनुभव होगा, और उस वक्त आपने किसी प्रकार की कोई गलती कर दी तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अब आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेनिंग दे दी गई है और आपने ध्यान नहीं दिया, नियमों के संबंध में गलत नियम लिख दिए तो आप गए काम से साथी। इसलिए जब भी कोई भी फाइल आती है, कुछ आती है, तो अपने अधिकारी जो भी हैं आपके उच्च अधिकारी, उनसे पूछना पहले, ठीक है। पहले खुद का माइंड लगाना सेल्फ, अपने बुक्स में देखना, RSR है, RSR, GFR है, और एक प्रोक्यूरमेंट चलती है। ये 2-3 किताबें सबसे ज़्यादा आपकी चलेगी, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा मास्टरमाइंड बनना है साथियों, ठीक है। अगले चलते हैं अपने विभागीय परीक्षा। विभागीय परीक्षा साथियों क्या होगी? लिखित होगी या ऑब्जेक्टिव? साथियों ये होगी लिखित।
अभी तक आप क्या देख के आ रहे थे, ऑब्जेक्टिव। अब बात कर रहे हैं अपन लिखित में, ये क्या होगी, लिखित में होगी। प्रोबेशन समय कब तक होगी, प्रोबेशन समय में होगी, अर्थात आपके जो 2 साल होते हैं उसमें कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आज आपकी पोस्टिंग होगी कल से आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। हाँ, कुछ अभ्यर्थियों की चालू हो जाएगी, लेकिन आपका नंबर आएगा नहीं आएगा ये ज़रूरी नहीं है। आपका नंबर 2 साल में कभी भी आ सकता है प्रोबेशन पीरियड के टाइम। ठीक है साथियों, अगली चीज़ है उत्तीर्ण नहीं होने पर प्रोबेशन अवधि बढ़ाई जा सकती है। साफ ये जब अगर आप ये पास नहीं करते हो तो आपकी प्रोबेशन अवधि कुछ समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक, 2 बार से अधिक फेल होने पर सेवा से मुक्त किया जा सकता था, नौकरी से निकाला जा सकता है। यदि 2 बार से अधिक आपको मौका दे दिया फिर भी आप पास नहीं हो रहे तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इसमें साथियों राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान लेखा नियम, मकान किराया भत्ता नियम, यात्रा भत्ता नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम नियम, लोक निर्माण इत्यादि को आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथियों ये ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, ये भी आपका सवाल होगा, कहाँ होगी। साथियों ये डीटी द्वारा निर्धारित की जाती है। कहाँ होगी, डीटी द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, ये संभाग स्तर या जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। जहाँ तक हो सकता है जिस जिले का जो स्टूडेंट होते हैं उस जिले में ही दी जाती है, और इसको संभाग स्तर पर भी किया जाता है। अगला चीज़ है साथियों सबसे इम्पोर्टेंट, अपॉइंटमेंट लेटर अर्थात जॉइनिंग लेटर। जब आपके पास जॉइनिंग लेटर आएगा उसमें कौन सी शर्तें होगी, तो आप पहले से ही सजग रहें। पहली चीज़ चिकित्सीय प्रमाण पत्र, राजस्थान सेवा नियम 10 के अनुसार एक परफॉर्मा है, उसके अनुसार आपको चिकित्सीय प्रमाण पत्र बनाना है। यह जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उससे उच्च स्तर के चिकित्सीय अधिकारी से बनवाना है। वापिस देख लेना, जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उससे उच्च स्तर के अधिकारी से आपको बनाना है। अगला है साथियों विभागीय परीक्षा के बारे में भी नोट लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा कि परीक्षा काल या प्रोबेशन में आपकी विभागीय परीक्षा होगी। यदि आप उत्तीर्ण नहीं हुए तो आपकी प्रोबेशन अवधि बढ़ाई जाएगी, और 2 बार से अधिक फेल होने पर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यह चीज़ इसमें नोट आएगा, देखना आप देखना उसमें जॉइनिंग लेटर में। और आपके लिए यात्रा भत्ता का भी उल्लेख होगा कि जिस दिन आप संबंधित कार्यालय में ज्वाइनिंग करते हैं उस दिन का आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। ये चीज़ कंडीशन फिक्स रहेगी। अब बात करते हैं कार। साथियों ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, उसमें जो क्लियर लिखा होगा कि यदि आपका कार्य संतोषप्रद नहीं है, आप में कनिष्ठ लेखाकार की दक्षता नहीं है, कहने का मतलब आप में माइंड ही नहीं है, आप नियम और रूल्स के बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि फाइल किस चीज़ की आई है, आप काम क्या कर रहे हैं, आपका अधिकारी आपसे नाराज़ चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब अगर यदि वो ये कहता है कि आप कनिष्ठ लेखाकार के लिए दक्ष नहीं है, इसकी वजह से विभाग की जांच भी होती है। अगर इसको उनके आपके उच्च अधिकारी के लिखने से कुछ नहीं होगा तो ऐसा करने पर साथियों आपको सेवा से तुरंत विमुक्त किया जा सकता है, अर्थात तुरंत नौकरी से निकालने का प्रावधान उसमें रहेगा। तो साथियों आप 2 साल तक यूँ समझ लें कि जेल में रहते हैं। ये एक जेल हो गई, 2 साल तक जेल में रहते हैं। 2 साल तक बिल्कुल सावधानी से काम करना है, मतलब कि ज़्यादा माइंड नहीं लगाना। कई लड़के कर रहे हैं कि सर सबसे मेरे पास कई जनों के आ रहे हैं कि सर मलाई वाला कौन सा है ये, ऐसा अभी मत सोचो साथियों। अभी 2 साल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजकल सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, आपके ऊपर लाइबिलिटी, जैसे ऑनलाइन फाइल आती है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है, आपको फाइल निकालने की जिम्मेदारी आपकी होती है। और यदि आपने फाइल में ये नहीं देखा कि अगर आज शाम को फाइल नहीं निकली तो किसी प्रकार की कोई पेनल्टी लग रही है या किसी फर्म को कोई नुकसान हो रहा है तो वो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए पहले सबसे पहले जैसे ऑनलाइन फाइल अगर आपके पास आ गई तो फ़ौरन उसके चेक कर लो, उसके विषय में उसकी नोटिंग पढ़ लो कि ये तुरंत तो नहीं है, आज ही करना तो नहीं है, कोई ऐसी फाइल तो नहीं है जैसे कि टेंडर की फाइल होती है वो तुरंत होती है। क्योंकि उसमें जैसे कि कोई टाइम पीरियड आएगा, लिमिट बढ़ानी है, तो अगर आज नहीं बढ़ी तो कल टेंडर खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा और सरकार को नुकसान होगा, फर्म वाले को नुकसान होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, अधिकारी आपके ऊपर आएगा कि आपको देखना था, जबकि आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग में आपको पूरा नॉलेज लेना है, पूरे माइंड से बैठना है, ट्रेनिंग में मौज मस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं साथी। अब ये क्या इसी में एक स्पष्ट लिखा हुआ आएगा, आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। अब ऐसा नहीं आप कोर्ट में जाकर के बाद में केस कर लेंगे कि साहब मेरे को तो नौकरी क्यों निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन ये लिखी होगी ये पूर्णतः अस्थायी है। स्थायी कब होगी ये भी बता देता हूँ मैं। ये स्थायी जब विभाग की परीक्षा में आप क्या हो जाओगे साथियों, उत्तीर्ण हो जाओगे।
कार्य जब आपका संतोषप्रद होगा और 2 वर्ष पूर्ण हो गए हो, तीनों कंडीशन पूरी होगी तो ही आपको स्थायी किया जाएगा। तब अब उसके बाद आपको नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति होती है उसमें ही होता है ऐसा मामला। अब अगली चीज़ है समय पर कार्यग्रहण। एक ये कंडीशन भी होगी, आपको ज्वाइनिंग करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया, ठीक है, तो आपको 10 दिन में ज्वाइन करना है। तो 10 दिन में ज़रूरी नहीं है कि जैसे आज दिया तो अधिकांश आपको फर्स्ट चीज़ तो ये करनी है, आपको आज जारी होता है तो आज या कल सुबह तो आपको ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि स्टे का और ये कई चीज़ें लफड़े होते हैं तो आप फ़ौरन ज्वाइन करें। इसमें बिल्कुल भी ये ना करें कि ये मैं कल कर लूँगा और ये आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज अमावस है, ऐसा कुछ भी नहीं करना साथी। नौकरी है ये हर बार नहीं आएगी आपके हाथ में। एक बार आ गई फ़ौरन उसको ज्वाइन करो सर। आप गणेश जी का नाम लो या किसी भी भगवान का नाम लो, लेके उसको फ़ौरन ज्वाइन करना, ठीक है साथियों। अब बात यह कि आपको निर्धारित दिवस में आपने नहीं करे तो क्या होगा। तो साथियों या 2 चीज़ इसमें, या तो आप नहीं करें या विभाग को सूचित नहीं करें तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। तो साथियों ऐसे विद्यार्थी जो निर्धारित समय पे ज्वाइन नहीं कर पा सकते हैं तो आपको फ़ौरन डीटीए को इसको लिखित में सूचना दे दे कि मेरा 10 दिवस के लिए 5 दिवस के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि मान लो कोई बीमार है या फिर किसी के कोई घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो या खुद का एक्सीडेंट हो गया हो, तो वो चीज़ें ऐसे लिख करके आप एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी ना आपको, तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके साथ कोई मेडिकल बनाया हो तो वो मेडिकल लगा दे, ऐसा आपको देना अवश्य, ठीक है साथियों। अगला चलते हैं साथियों अपने ट्रेनिंग क्यों दी जाती है। साथियों ट्रेनिंग क्यों दी जाती है साथियों, अब इस पे बात करते हैं। ट्रेनिंग आपको दी जाती है नियमों की जानकारी के लिए। आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए। पद आपका लेखा जोखा रखने का होता है, इसलिए आपको दी जाती है। विभागीय परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु दी जाती है और दक्ष एवं कुशल बनाने हेतु दी जाती है। ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है आपको साथियों, ठीक है। अगला है ट्रेनिंग कौन देगा। अब आपका सवाल भी ये अच्छा है, ट्रेनिंग कौन देगा। तो साथियों ये ट्रेनिंग टीटीए आयोजित करेगा। ये जो नियमों के ज्ञात होते हैं, जो अपने में से ही होते हैं, ठीक, अपने जो सीनियर होते हैं वही होते हैं, वही देते हैं। ये संबंधित विभाग या जिले में संबंधित विषयों की जानकारी रखने वाले लेखा अधिकारियों द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है साथियों। अगला है कौन भाग लेगा। अब बात आएगी इस ट्रेनिंग में कौन भाग ले सकता है। साथियों समस्त नव चयनित कनिष्ठ लेखाकार इस ट्रेनिंग में भाग लेंगे, ठीक है। अगला साथियों क्या ये ट्रेनिंग एक साथ दी जाएगी। तो समस्त कार्मिकों को एक साथ नहीं दी जा सकती। क्या एक साथ नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नहीं दी जा सकती। यह पृथक से डीटीए द्वारा आदेश जारी किया जाएगा, इसलिए आपको डीटीए की साइट को तो रोज़ देखना है। आपको किसी भी प्रकार का मैसेज या कॉल नहीं आएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद ना कोई किसी का मैसेज आएगा ना कोई कॉल आएगा। RSMB ने भी अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण मुक्त हो गए हैं। उन्होंने दिशा निर्देश में लिख दिया जो भी कुछ है डीटीए की साइट पे देखना है, ठीक है। तो अब आपने नहीं देखा और इसमें आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। अगला है प्रशिक्षण लेने के लिए क्या करना होगा। साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले डीटीए जो आदेश देगा उसको आदेश प्राप्त करना है। संबंधित कार्यालय जहां आपकी पोस्टिंग है उसको सूचित करना होगा। सूचित के लिए क्या करना होगा साथियों, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और वहाँ से कार्य मुक्त के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। आपको रिलीव ही कर दिया जाता है वहाँ के लिए। क्या किया जाता है, रिलीव कहने का था। अब उस ऑफिस में आपका उस समय तक कोई भी लेना और देना नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि एक व्यक्तिगत एक पर्सनल इंटेंशन से आपको जैसे ट्रेनिंग के समय या कुछ भी 10 मिनट के लिए कोई अर्जेंट फाइल है कुछ है तो आपको बुलाया जा सकता है, परंतु उसमें साथियों आप साइन मत करना, ठीक है। आप उनकी हेल्प करें, ये अच्छी बात है। अगला है क्या अन्य ज़िले में प्रशिक्षण लिया जा सकता है। अब बहुत से साथी ऐसे होंगे कि जैसे कि घूमने का इरादा रहता है कि हम उदयपुर जाना चाहते हैं, हम बीकानेर, ज़्यादातर उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जयपुर, इन 4 जगह ही होती है, ठीक है। तो इन 4 जगह ही ट्रेनिंग होती है। तो बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि हम तो उदयपुर घूमना चाहते हैं तो उदयपुर ट्रेनिंग ले लें, तो आपको उदयपुर ट्रेनिंग मिल सकती है साथियों। इसके लिए साथियों आपको 2 चीज़ें, आदेश जारी होने से पहले डीटीए से संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। लिखित में निवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जरूरी नहीं कि आपको इच्छा के अनुसार संबंधित जिले में प्रशिक्षण दिया भी जाए। यह भी जरूरी नहीं है कि जैसे आपने निवेदन कर दिया तो आपको दे देंगे, ये जरूरी नहीं है। यह उनके ऊपर है। यदि उनको ऐसा लगा
कि वहाँ के स्टूडेंट कम हैं उदयपुर के और आप जाना चाहते हैं तो आपको दे सकते हैं, या आपकी कोई किसी प्रकार की राजनीतिक जानकारी या कुछ हो तो वो मैटर अगर बैठता है आपके तो हो सकता है, ठीक है। नहीं वैसे तो आप निवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगला कितने समय के लिए होगी साथियों, ये 3 माह के लिए होगी, ठीक है। अगले 3 माह तक आप मस्त रहें, 2 से 3 माह के लिए होगी तो मस्त रहें इसमें, ठीक है। उत्तीर्ण का अवसर सामान्य रूप से 2 या 2 से अधिक, आपको इसको पास करने के लिए सामान्य रूप से 2 ही दिए जाते हैं या 2 से अधिक भी दिया जाएगा। मान लो एक चांस और दे दिया, मान लो 3 भी दे दिए, फिर भी फेल हो गया, अब क्या होगा, उत्तीर्ण नहीं होने पर आपको नौकरी से विमुक्त किया जा सकता था, नौकरी से निकाला जा सकता है, या कोई भी अन्य अंतिम अवसर के संबंध में यदि आप निवेदन करें कि जिस वक्त मान लो आपने एग्ज़ाम था उसी दिन आपके परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, ठीक है, या आपको एक्सीडेंट हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई हो, तो उनके कागज़ वो आप पेश करें कि सर मैं इस कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थियों को अलग ट्रेनिंग नहीं होगी, केवल परीक्षा ही करवाई जाएगी। अब उनको हर बार ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जब भी एग्ज़ाम होगा उस वक्त उनको सूचित किया जाएगा, उस एग्ज़ाम में उनको बिठाया जाएगा, ठीक है साथियों। अब ये क्या आवासीय होती है, गैर आवासीय होती है, ठीक। तो ये साथियों जैसे कि आपने चॉइस कर लिया उदयपुर, तो जयपुर का बंदा उदयपुर जाएगा तो रहने के लिए तो चाहिए, परंतु ये आवासीय नहीं होती है, ये गैर आवासीय होती है, वहाँ मिल जाता है, वो कुछ चार्ज वार्ज लेंगे, आप दे सकते हैं, स्वयं को खर्चा उठाना होता है इसमें। अगला प्रशिक्षण के दौरान सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी साथियों आपका सवाल है, तो मैं बता देता हूँ। प्रशिक्षण के दौरान आपको सैलरी आपके जिस ऑफिस में वहाँ से आपके अकाउंट में खाते में आती रहेगी, जो प्रशिक्षण से पूर्व मिल रही थी वही आपको मिलेगी, ठीक है। क्या पढ़ाया जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, विभिन्न नियम पढ़ाए जाएंगे, जैसे राजस्थान सेवा नियम, यात्रा भत्ता नियम, मकान किराया भत्ता नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, लोक निर्माण नियम, इस प्रकार के सभी नियम, बहुत से नियम आएंगे, वो आपको पढ़ाए जाएंगे वहाँ पे। अगली चीज़ है साथियों, प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात रिलीव कहाँ पर किया जाएगा, जिस कार्यालय से आप आए उसी कार्यालय में किया जाएगा, ध्यान रखना। बहुत से साथी कहेंगे नहीं DTM में किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जिस कार्यालय से आए उसी कार्यालय के लिए प्रथम बार आपको रिलीव किया जाएगा। साथियों अब बात आती है क्या सर्विस बुक में जो ट्रेनिंग हुई है उसका इंदराज कराना चाहिए, तो हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। जब आप ट्रेनिंग करके आएंगे तो आपको सर्विस बुक में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपके संस्थापक को कि मैं ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करके आऊँ, ये मेरा ऑर्डर था, मैं पास हो गया, ये पास का ऑर्डर है और मैं इसमें पास होने के बाद में इसको इंदराज करें। इसके लिए आपको संबंधित कार्यालय में प्रशिक्षण दिए जाने के आदेश की कॉपी देनी होगी, प्रशिक्षण में पास होने के आदेश की कॉपी देनी पड़ेगी, एक आवेदन करना पड़ेगा कि आप सर्विस बुक में इसको इंदराज करें, ठीक है साथियों। अगली चीज़ है कार्यग्रहण के बाद कब नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। आपने ज्वाइनिंग कर लिया, अब क्या आपको बाहर निकाला जा सकता है, अब उसमें मैं बता देता हूँ। ये काम केवल DTA करेगा, ठीक, DTA करेगा। कब करेगा, यदि आप विभाग की परीक्षा में 2 से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो गए हो, ठीक, कार्य आपका असंतोषप्रद हो, कनिष्ठ लेखाकार के पद की दक्षता नहीं रखता हो और प्रोबेशन समय में गंभीर गबन का आरोप लगा हो, प्रोबेशन में रिश्वत लेते पकड़े गए हो, अन्य कोई आरोप जो कि आपके कार्यालय द्वारा लगाए गए हो, इन सब कंडीशन में साथियों आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए आप सबसे पहले तो 2 साल के लिए ऐसे ही ऑफिस का चयन करें जिसमें आपको शांति से काम निकल जाए, आप आए अपना काम हो जाए, आपको थोड़ा नॉलेज भी मिले, आप ज़्यादा हाई फाई डिपार्टमेंट मत देखना साथियों, क्योंकि बहुत से साथियों के साथ चोट हो चुकी है, ठीक है साथियों। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।